वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे टेस्ट से पहले की क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था प्रमुख किसान आंदोलन। यानी कि मैंने बताया था कि राजस्थान के किसान आंदोलन अलग थे और भारत के किसान आंदोलन अलग। तो हमने भारत के किसान आंदोलनों के बारे में जो चर्चा शुरू की थी उसमें हमने एक किसान आंदोलन पढ़ लिया था, बंगाल में नील उत्पादन करने वाले किसानों का विद्रोह या आंदोलन। इसके बारे में हमने पढ़ा था और मैंने बताया था, आपको समझाया था कि नील उत्पादक जो किसान थे बंगाल के, उनसे उनकी भूमि पर अंग्रेज जो अधिकारी थे वो जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। ठीक है, इसके लिए किसानों को नुकसान होता था क्योंकि उनकी नील का उनकी जो फसल पैदा होती थी उसके लिए उन्हें उचित मुआवजा या लाभ नहीं मिल पाता था। इस कारण उन्होंने विद्रोह कर दिए वहां के बंगाल के किसानों ने, और 1860 में एक नील आयोग का गठन उनकी समस्याओं को जानने के लिए किया गया था। ठीक है, दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो 1875 में दक्षिण में विद्रोह हुआ था। अब देखते हैं उसके बारे में। 1875 ईस्वी में दक्षिण में विद्रोह। देखिए, दक्षिण भारत में इस विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे उनमें क्या था? अत्यधिक भूमि कर, दूसरा कारण था कपास के भाव कम होना, और ये दो प्रमुख ज्यादा कारण थे, लेकिन और भी कारण थे जैसे कि उनकी फसल का उन्हें उचित पैसा नहीं मिलना। अगला और जो कारण थे जैसे कि अनपढ़ किसानों से गुजराती व मारवाड़ी जो व्यापारी होते थे वो उनकी भूमि के लेखपत्र यानी कि फर्जी लेखपत्र पर हस्ताक्षर करवा लेते थे। दोबारा से समझें इस लाइन पे, यानी कि वहां के दक्षिण भारत के जो किसान थे वो अनपढ़ किसान थे। ठीक है, इन किसानों से गुजराती और जो मारवाड़ी व्यापारी थे वो लेख पत्र बनवाते थे और उन पे उनके फर्जी दस्तखत करवा लेते थे। इस कारण इनकी जो अनपढ़ किसानों की जो जमीन होती थी वो कुछ समय बाद इन व्यापारियों की हो जाती थी। ठीक है, जब धीरे धीरे इन किसानों को पता चला तो क्या किया, इन किसानों यानी कि इन व्यापारियों के गोदामों व दुकानों पर किसानों ने आक्रमण कर दिए। ठीक है, और जब आक्रमण किया तो इन व्यापारियों के जो झूठे दस्तावेज थे, झूठे दस्तावेज या लेख पत्र थे, उन्हें जला दिया गया। इस उपद्रव को देख करके वहां की सरकार ने किसान उपद्रव समिति का गठन किया। ठीक है, और दूसरी बात ये थी, जब इन अनपढ़ किसानों से झूठे दस्तावेज या लेखपत्र तैयार करवा लिए जाते थे और इनके केस जब न्यायालयों में, जैसे दीवानी न्यायालयों में जाते थे, तो कुछ समय बाद उनकी जमीन यानी कि वो केस को हार जाते थे। इसके बाद में जब किसान उपद्रव समिति का गठन किया गया था तो इन किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की गई और किसानों की समस्याओं के लिए उन्हें किसान राहत आयोग भी बनाना पड़ा। ठीक है, इस किसान राहत आयोग ने वहां के यानी कि दक्षिण भारत के किसानों को कुछ राहत दी, जैसे कि जो बकाया ऋण था, बकाया जो ऋण था वह नहीं भरना। ठीक है,
किसान राहत आयोग ने किसानों से यह बता दिया कि आपका जो बकाया ऋण है उसको अब आप नहीं भरोगे। तो इस तरह से यह हुआ था 1875 में दक्षिण भारत में विद्रोह। इसके बाद अगला है पंजाब किसान आंदोलन। देखिए पंजाब में किसानों ने आंदोलन क्यों किया था? क्योंकि पंजाब का जो प्रत्येक किसान था वो ऋणग्रस्त था, यानी कि कर्ज के बोझ में दबा हुआ था और वह इन किसानों की जो जमीन थी वो गैर किसान वर्ग के कब्जे में आ गई। गैर किसान वर्ग का अधिकार हो गया किस पर? इन किसानों की जमीनों पर। ठीक है, तो वहां के लोगों ने क्या किया? पंजाब के किसानों ने इन साहूकारों, सामंतों, जमींदारों या गैर किसान वर्ग के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन में पंजाब सरकार ने पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम पारित किया। ठीक है, और इस अधिनियम के माध्यम से जो वास्तविक किसान थे उनकी जमीन उन्हें वापस लौटाई गई थी। तो ये दो किसान आंदोलन 1875 और पंजाब किसान आंदोलन, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अगला पढ़ेंगे चंपारण किसान आंदोलन। अगला है चंपारण किसान आंदोलन। देखिए चंपारण जो स्थान है वो बिहार में है। ठीक है, तो बिहार के जो किसान थे उन किसानों से उनकी भूमि पर जो यूरोपीय नील उत्पादक थे, यूरोपीय नील उत्पादक, ये जबरदस्ती खेती करवाते थे और उनका शोषण करते थे। ठीक है, तो वहां के यानी बिहारी किसानों ने इन यूरोपीय नील उत्पादकों के विरुद्ध क्रांति कर दी। इस क्रांति को देखकर गांधी जी ने राजेंद्र बाबू की सहायता से एक जांच कमेटी बनाई। यानी कि यह कमेटी ये थी कि बिहार के किसानों को क्या परेशानी है, वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो इस जांच में यह पाया गया कि यूरोपीय नील के उत्पादक जबरदस्ती नील का उत्पादन करवा रहे हैं, जिससे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो 1917 में बिहार सरकार द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई और अधिनियम बनाया, चंपारण कृषि अधिनियम। और इस अधिनियम के माध्यम से जब वहां के किसानों की स्थिति के बारे में पता चला तो उन्हें इस अधिनियम के माध्यम से नील की खेती नहीं करने पर जोर दिया गया। ठीक है, अगला आंदोलन है खेड़ा किसान आंदोलन। देखिए खेड़ा नाम की जो जगह है वो गुजरात में, और यह गुजरात उस समय बंबई सरकार के अंतर्गत आता था। ठीक है, और यहाँ जो आंदोलन किया गया था ये बंबई सरकार के विरुद्ध ही था, क्योंकि खेड़ा में किसानों ने आंदोलन इसलिए किया था कि जिस समय किसानों ने आंदोलन किया उस समय वसंत ऋतु में जो फसल पैदा होती थी वो बर्बाद हो गई थी, और सरकार के आदेशों और नियमों में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि यदि फसल सामान्य से 25% कम हो तो
राजस्व या टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, शर्त क्या थी कि वसंत ऋतु में जो किसान थे उनकी फसलें बर्बाद हो गईं, और बर्बाद होने के बाद में यानी उससे पहले ये शर्त थी कि यदि फसल सामान्य से 25% कम पैदा हो तो किसानों को अपनी फसल का लगान या राजस्व नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बम्बई सरकार ने जबरदस्ती किसानों से लगान वसूल करना शुरू किया, तो वहां के किसानों ने आंदोलन कर दिया। इस तरह गांधी जी ने वहां के किसानों से आह्वान किया और कहा कि सत्याग्रह किया जाए। और कुछ समय बाद जब गांधी जी ने किसानों को संगठित होकर सत्याग्रह करने के लिए कहा था तो वहां की सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया था। ठीक है, तो दो किसान आंदोलन ये हो गए, चंपारण किसान आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी कभी देखो मानचित्र में भरवा लेता चंपारण स्थान कहाँ है, तो कौन से स्टेट में, बिहार में। ठीक है, यदि खेड़ा भरवाए, ठीक है, तो खेड़ा नाम की जगह कहां भरी जाएगी, गुजरात में। ठीक है ना, और किसान आंदोलन के बारे में आपको पता चले गया कि चंपारण में किसान आंदोलन बिहार के किसानों ने यूरोपीय नील उत्पादकों के विरुद्ध किया था। तो गांधी जी ने राजेंद्र बाबू की सहायता से एक कमेटी बनाई और किसानों की समस्याओं के बारे में जाना, और 1917 में बिहार सरकार द्वारा चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया और नील की खेती नहीं करने पर जोर दिया गया था। ठीक है, खेड़ा किसान आंदोलन कौन सी सरकार, बंबई सरकार के विरुद्ध था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि 1818 में जब किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी तो ये कहा गया था कि फसल यदि सामान्य से 25% कम हो तो राजस्व में या टैक्स में पूरी तरह से छूट दी जाएगी, लेकिन सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी। तो गांधी जी ने किसानों को एकत्रित किया, उन्हें संगठित किया और सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने का आह्वान किया, लेकिन कुछ समय बाद इनकी मांगों को मान लिया गया था। तो यहां तक नोट कीजिए। अब देखिए किसान आंदोलन हमारे यहाँ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और एक नया टॉपिक शुरू होता है 1858 के बाद राजनीतिक आंदोलन। महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी है। देखिए 1857 की क्रांति जब विफल हो जाती है तो उसके बाद जो नेतृत्व होता है भारत को स्वतंत्र कराने का, या किसानों या मजदूरों या अन्य लोगों के शोषणकारी जो समस्याएं हैं उनसे मुक्त कराने के लिए जो नेतृत्व है वो पढ़े लिखे, पूंजीपति और संपन्न और शिक्षित वर्ग के हाथों में आ जाता है। अब ये पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग क्या करते हैं, संसद को पत्र, प्रार्थना पत्र या ऐसे लेख लिखते हैं जिससे कि सरकार उनकी मांगों को मान सके। तो ठीक है, इन सब बातों के बारे में लोग भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जनता में जागृति उत्पन्न करना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे वो भारतीयों का शोषण कर रहे थे। इन सब बातों को लेकर के यहाँ 1858 से लेकर 1858 के बाद से राजनीतिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं और ये राजनीतिक आंदोलन 1919 तक चलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1858 में राजनीतिक चेतना का प्रसार। देखिए 1858 के बाद भारतीयों की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। ठीक है, और महत्वाकांक्षा बढ़ने के साथ साथ वो सिविल सेवा में स्थान प्राप्त करने के साथ उस पर नियंत्रण प्राप्त करना भी चाहते थे। कौन, भारतीय लोग। ठीक है, तो इस सब के बारे में वो क्या चाहते थे कि हमारे ऊपर जो औपनिवेशिक शासन है, जो यूरोपीय लोगों का जो शासन है वो खत्म हो जाए और एक चुनी हुई सरकार और साथ साथ उत्तरदायी सरकार की भी मांग करने लगे। ठीक है,
और इस तरह से जो ये सर्वप्रथम जो मांग की थी, जो बात आई थी, वो सबसे पहले आई थी 1868 में। बंगाल का एक प्रसिद्ध अखबार उस समय था, बंगाल का प्रसिद्ध अखबार हिंदू पैट्रियट। इसके जो संपादक थे वो थे क्रिस्टो दास पाल। ठीक है, तो ये व्यक्ति था, वहां जो अखबार प्रकाशित होता था बंगाल में, हिंदू पैट्रियट, इस अखबार के माध्यम से इसने लोगों के लिए चुनी हुई सरकार और उत्तरदायी सरकार की मांग की थी और सबसे पहले स्वराज की भी मांग की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ के जो बंगाल के कुछ लोग थे, जैसे कि दार्शनिक या साहित्यकार या कुछ पढ़े लिखे जो लोग थे, इस सब के विरुद्ध थे। ठीक है, लेकिन 1875 में एक इंडियन लीग की स्थापना की गई और इस इंडियन लीग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीयों में राजनीतिक जागृति पैदा करना। ठीक है, और एक चुनी हुई उत्तरदायी सरकार निर्माण करने का इसका उद्देश्य था। तो यह 1858 में जो राजनीतिक चेतना थी वो धीरे धीरे लोगों तक यानी कि जन संदेश के माध्यम से पहुंचने लगे थे, जिसका सर्वप्रमुख जो कार्य किया था वो किया था कृष्णदास पाल ने। इसने हिंदू पैट्रियट नाम से बंगाल में अखबार सर्वप्रथम 1868 में, और स्वराज्य की बात भी इन्होंने ही कही थी। ठीक है, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना से भारत में राजनीतिक जागृति पैदा करने का कार्य किया गया था। यहां तक नोट कर लीजिए। इससे आगे देखिए, एक संस्था बनाई गई थी, इंडियन एसोसिएशन। देखिए, इस संस्था का गठन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, और कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में ठीक है, और इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था कि एक समान राजनीतिक सोच रखने वाले जो व्यक्ति हैं, सोच वाले व्यक्तियों के लिए एक राजनीतिक मंच मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो लोग हैं वो संगठित हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रमुख उद्देश्य इंडियन एसोसिएशन का क्या था कि लोगों की राजनीति के प्रति जिन लोगों की समान सोच है उन सबको एकत्रित होने का एक मंच मिल जाएगा। ठीक है, और सभी लोग क्या हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बिंदु आता है। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1858 के बाद से जो संघर्ष के जो प्रयास चल रहे थे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के, उन्हीं का एक परिणाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। जिस व्यक्ति का नाम था, एक अंग्रेज सेवानिवृत्त जो अधिकारी था, उसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी।
इस कांग्रेस की स्थापना के जो उद्देश्य थे, यानी जो प्रमुख उद्देश्य था, वो इंडियन एसोसिएशन की तरह ही था, यानी कि समान राजनीतिक सोच वाले व्यक्तियों को एक मंच मिलेगा और जो राजनीतिक नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो नेता हैं, उनके जो मन की भड़ास है, यानी कि उनके मन में क्या चल रहा है, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। और तीसरी जो बात थी वो ये है कि जो लोग अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उनके विचारों के बारे में भी अंग्रेजों को पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, यानी जिस स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी, वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और इस संस्था के जो मुख्य उद्देश्य थे वो 4 उद्देश्य थे, उनको पढ़ेंगे। पहले एक बार दोबारा देखें। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक समान राजनीतिक सोच रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मंच मिलेगा। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था समान राजनीतिक सोच रखने वाले व्यक्तियों को मंच प्रदान करना, राजनीतिक नेतृत्व में क्या चल रहा है उनके मन की भड़ास निकालना, और अंग्रेजों के प्रति भारतीय लोगों के मन में क्या चल रहा है उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इससे आगे पढ़ेंगे इसके जो 4 या 5 मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है, उनमें पहला उद्देश्य था राष्ट्र की उन्नति के प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित कराना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य था आने वाले वर्षों के कार्यक्रमों पर विचार करना, और तीसरा इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति पूरी निष्ठा व संसद द्वारा बनाए कानूनों निष्ठा से पालना करना। और चौथा जो उद्देश्य था कि यह संस्था अप्रत्यक्ष रूप से
रूप से भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगी। ठीक है, तो ये इसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला क्या था कि भारत की उन्नति के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनका आपस में क्या हो जाएगा, परिचय हो जाएगा, यानी कि एक मंच पे वो क्या होंगे, एकत्रित होंगे, संगठित होंगे और आने वाले वर्षों में क्या काम करना है, क्या योजना बनानी है, क्या कार्यक्रम तय करने हैं, इन पे भी विचार किया जा सकेगा। और तीसरा, ब्रिटिश सरकार के प्रति पूरी निष्ठा और ब्रिटिश संसद जो कानून बनाएगी उन कानूनों को निष्ठा से पालन करवाना। और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जब कभी भारत स्वतंत्र होगा तो यही कौन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही भारत में संसद का रूप ग्रहण करेगी। इसके बाद इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में आगे भी है और यह आगे चल के दो चरणों में या 2 कालों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे जानकारी अगली क्लास में दी जाएगी। आज यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो हुई है वो आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी और अगली क्लास में मैंने बता दिया कि इससे आगे पढ़ाया जाएगा। तो अब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।